क्या पूछना है? हाँ भाई, किस किस ने एक्सप्रेशन वगैरह सब करके देखे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन? हाँ भाई आदर्श, अभी ट्राई किया? हाँ सर, वो तो कर ही किया था। हाँ, हो गया था। हाँ सर, वो हो गया। चलो आदर्श, तुमने किया? नहीं सर। नहीं किया? हंस रहे हो लेकिन है। वो मतलब कुछ दिन से थोड़ा बिजी रह रहे हैं सर। मतलब वो कहाँ? लोन वाला, और थोड़ा दीदी का भी शादी है तो वो। अच्छा अच्छा, तुम्हारी दीदी की शादी है। अच्छा, लोन का मैटर तुम्हारा भी सॉर्टेड नहीं हुआ? अभी थोड़ा मतलब जेन्युइन कुछ दिख रहा है। कहाँ, कौन से बैंक से? SBI। एसबीआई सबकी मदद एसबीआई कर सकता है बस। चलो हाँ कोई। सर, बाकी के पास तो पैसे ही नहीं है। हम्म। तुम काम ठीक से नहीं कर रहे, देखो तुम्हें मॉनिटरशिप से हटा दिया जाएगा, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं कब था ही सर। नहीं था क्या, तुम अभी भी हो। अगली बार जो मेरी क्लास में टॉप करेगा उसे मॉनिटर बनाया जाएगा। हाँ। सर तो फिर तो मैंने टॉप किया था। क्या कह रहे हो, तुमने तो टॉप? फिर तो मैंने, हाँ आप नंबर देखिएगा, मैंने टॉप किया था। हाँ सर, तो इसको बना दीजिए। अभी अगली बार चेंज करेंगे, अभी रुक जाओ थोड़े दिन। नहीं मुझे नहीं होना भाई, मुझे नहीं होना, मुझे नहीं होना। हाँ जिंदगी में एक बार मॉनिटर हुआ था अब तक, एक बार ही सब मॉनिटर हुआ। तो हाँ, तो क्या दिक्कत थी अब बताओ। अंकिता, क्या प्रॉब्लम थी बेटा, अब बताओ। सर वो जो था क्या, सर वो जो ट्रायल सॉल्यूशन था उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ओके। 22। पेज नंबर 22। ये एक सेकेंड है। हाँ, इसमें डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है। हाँ सर, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? इसको बेटा तुम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे ना, हम जब इसका करते हैं जैसे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, पहले इसका होगा फिर इसका होगा। दिस इज डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ए। हाँ सर, तो 2a कहाँ से है? हाँ वही बता रहा हूँ ना। इसको जब हम करेंगे डी स्क्वायर एफ बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी एफ बाई डी टी, और डी एफ बाई डी टी की जगह हम ऊपर से एक्सप्रेशन पुट करेंगे, तब आएगा वो। बिकॉज ओके सर। एक सेकंड मुझे भी चेक करने दो, मुझे गड़बड़ तो नहीं बता रहा मैं। आना तो ऐसी चाहिए। तुमने ट्राई किया था, क्या आ रहा था? .x DFDT हो जाएगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर स्क्वायर एफ डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वहाँ से भी 2 और वो हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं x.df। हाँ एक सेकंड, अभी तुम बोल रहे हो ना? हाँ सर। फिर से बोलना एक बार, और थोड़ा जोर से बोलो। एक तो यहाँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी में कहाँ से इतना शोर आ रहा है। हाँ रिपीट करो एक बार, क्या? वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो x डबल डॉट प्लस 2a x डॉट प्लस 1 डॉट स्क्वायर। हाँ ये दिस वन, फर्स्ट वन। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो यहाँ पर तो जो हम लोग वो DFDT कर रहे हैं ना, वो तो एक्चुअली मतलब x का ही हो रहा है। हाँ हाँ तो बिल्कुल उसका सही। डबल डेरिवेटिव करे तो वहां से वो 2x, मतलब जो अंकिता पूछ रहा था वो 2a x डॉट जो है, तो x डॉट के जगह DFDT लग जाएगा। वो x डबल डॉट मतलब डबल डेरिवेटिव। हाँ अगर इस इफ वी पुट इन दिस एक्सप्रेशन टू, ये कह रहे हो ना? हाँ 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 ये राइट राइट। इस अगर हम दिस इसमें पुट करते हैं एक्सप्रेशन टू में तो आ जाएगा। इज राइट। हाँ, मैंने ऐसे करके किया। हाँ वो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है अंकिता? यस सर। हाँ। और कोई प्रॉब्लम? और किसी बच्चे को और कोई प्रॉब्लम? नहीं है तो चलो। डैम्प्ड का हमारा पूरा खत्म हो गया था ना, वी फिनिश्ड आई थिंक टिल डैम्पिंग।
ऑल 3 केसेस, लो डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड हाई डैम्पिंग। तो अब सबको क्लियर है ना व्हाट इज डैम्पिंग, मतलब व्हाट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड व्हाट आर सिंपल हार्मोनिक फोर्सेस एंड व्हाट इज डैम्पिंग। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। Does anyone have problem in what are, कौन बताएगा what is damped harmonic motion? सर डैम्प हार्मोनिक मोशन मतलब बॉडी का जिस वेलोसिटी से मतलब वाइब्रेट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स का वो उसके साथ लाइक प्रोपोर्शनल रेशियो डायरेक्ट। ओके, डैम्प्ड फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है, कोई बताएगा? ऑन व्हाट फैक्टर? एक्सटर्नल फोर्स। डैम्प्ड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती है, कौन बोला? आदर्श। और कोई आंसर? मतलब जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी डैम्प हो जाएगा। अच्छा, और कोई आंसर? उसकी बॉडी शेप पे, ओरिएंटेशन से, ये कौन बोला? नहीं शेप एंड साइज सर, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। पर सबसे मतलब हमने डैम्प्ड फोर्स कैसे ली थी, याद है किसी को, जब हमने स्टार्ट किया था? फॉर्मूला था ई की पावर। नहीं फॉर्मूला तो नहीं लिया हमने। जब डेरिवेशन स्टार्ट की तो हमने फर्स्ट स्टेप में डैम्प्ड फोर्स कुछ ली थी, क्या ली थी, कोई बता सकता है? व्हाट वी टुक? RM। हाँ, RM माइनस RM है ना, इनटू वेलोसिटी इनटू dx by dt ना, into dx by dt। हाँ, एंड dx by dt इज वेलोसिटी। इट मींस देखो, एंड RM इज कांस्टेंट है ना। सो डैम्प्ड फोर्स किस पे डिपेंड हुई? सर वही तो बोल रहा था, वेलोसिटी ऑफ द। हाँ अच्छा, तुमने बोला था? हाँ, मैंने सुना नहीं। हाँ सर, ये मैंने पहले ही बोला। ओके, तो डैम्प्ड फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये एकदम दिमाग में डाल लो। डैम्प्ड फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और जो हमारा कांस्टेंट होता है RM, उसको उसका क्या लिखा है, क्या कहते हैं RM को, कोई बताएगा? रिटार्डिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। रिटार्डिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, और इसको डैम्पिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं डैम्पिंग कांस्टेंट लिखा हो देखो तो कंफ्यूज मत होना, डैम्पिंग कांस्टेंट एंड रिटार्डिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी ये सेम है, ठीक है ना। तो कुछ रिलेशंस हैं इस टॉपिक, मतलब डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, वो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टाइम कांस्टेंट। हाँ, कोई बोलो, कुछ पूछ रहा है कोई? हम लोग जो कर रहे हैं ये सब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर हो रहा है तो? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म के केस में तो पूरा मतलब एक्सप्रेशन ही गड़बड़ा जाएगा। हाँ, मतलब सबका एक्सीलरेशन निकालने में बहुत हाँ दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल है ना। बहुत रेयर, मतलब अभी तो तुम नॉन यूनिफॉर्म का कुछ नहीं पढ़ोगे, वहाँ इंटीग्रेशन वगैरह ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और इतना तुम्हें यूज़ नहीं है आगे। तो अगर मतलब फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कर रहे होते VSc MSc तो उसमें थोड़ा शायद देखने को मिल जाता, ठीक है। ओके सर। तो सबसे पहला टाइम कांस्टेंट है द टाइम इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीज टू 1/e ऑफ इनिशियल वैल्यू। आई थिंक रिलेशन भी हमने एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लिए थे, तो थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। वो टाइम जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स रह जाता है, उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। तो अगर ये एम्पलीट्यूड है, इसका 1/e हमने ले लिया, देखो अल्फा e की पावर -at, ये एम्पलीट्यूड आया था ना, इसका हमने 1/e टाइम्स ले लिया। और अगर हम मान लें टाउ टाइम बाद ऐसा हो रहा है, तो इट मीन्स इस टाइम t में हमको टाउ ऐड करना है, सो इट मस्ट बी अल्फा e की पावर -at प्लस टाउ। ये आ गया। अब इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो अल्फा e की पावर -at तो दोनों साइड से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/e इज इक्वल टू e की पावर -a टाउ, यानी टाउ इज, अब ये दोनों अगर e की पावर कंपेयर करोगे तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू 1/a, और a क्या था, RM/2m,
यहाँ पे m हो गया हमारा मास और rm हो गया डैम्पिंग कांस्टेंट कह लो या रिटार्डिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी कह लो, है ना। यानी टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 2m/rm। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये जस्ट एक्सप्रेशंस हैं, तो पेपर में अगर आते हैं मान लो क्या डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं एक्सप्रेशन निकालने को, या फिर इन पे क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे मान लो तुमको डायरेक्ट ए दे दिया या डायरेक्ट ए ना दे के एम दे दिया, आर एम दे दिया, इस तरीके से तो तुम्हें पूछा जा सकता है व्हाट इज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? सर ये टाउ टाइम कांस्टेंट? हाँ जी, टाउ टाइम कांस्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। टाउ से डिनोट करते हैं। तुम कुछ मैंने सिंबल तुम कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, दीज आर स्टैंडर्ड सिंबल। जो बुक्स में यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। बाकी तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो टाउ की जगह, बट जो भी यूज़ करो लिख जरूर देना तुमने क्या यूज़ किया पेपर में, अगर डेरिवेशन वगैरह आती है। ठीक है, ये क्लियर है ना टाइम कांस्टेंट सबको? ठीक है। और कांस्टेंट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम हम नोट कर रहे हैं जिसके बाद एम्पलीट्यूड की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, और ये एक फिक्स टाइम होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज हो रहा है। ये एक फिक्स टाइम होगा, मतलब जो भी आएगा टाउ ये एक फिक्स होगा कि इतने टाइम के बाद हमारा एम्पलीट्यूड 1/a टाइम्स हो जाता है, इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी रिलेशन, एनर्जी whenever there is energy it is the sum of potential energy and kinetic energy. So first term is the expression of kinetic energy which is half mv square, and second is the potential energy half sx square. ठीक है, so इस पर हाँ बोलो बोलो। ये क्या सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मतलब प्रूफ रखता है? हाँ, एनर्जी तो हर जगह कंजर्व होती है, एनर्जी इज कंजर्व्ड एवरीवेयर। अगर कहीं पे मान लो लॉस्ट हो रही है, जैसे मान लो अगर टोटल एनर्जी तुमने कुछ निकाली, अगर वो जो तुम्हारी फाइनल एनर्जी और काइनेटिक और पोटेंशियल के इक्वल नहीं है, इट मीन्स एनर्जी लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी फॉर्म में, जो हीट की फॉर्म में भी हो सकता है या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, पर होगी टोटल कंजर्व ही रहती है। ठीक है, ओके सर। तो नाउ इंस्टेंटेनियस लॉस ऑफ एनर्जी, इसको अगर P से हम डिनोट करते हैं, रिटार्डिंग फोर्स हमारी थी Rm टाइम्स ऑफ वेलोसिटी Rm x डॉट। सो ये बेसिकली पावर कह सकते हो। पावर का फॉर्मूला बता सकते हैं कोई मेरे को, क्या होता है? वाट बाय टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। हाँ ये टाइम टेकन। ठीक है, ठीक है। और एक और होता है मतलब इससे बेटर, जैसे मान लो यहाँ पे तो हम पे फोर्स है ना, फोर्स की टर्म में बताओ कोई फॉर्मूला। that was force into velocity by time. फोर्स इंटू वेलोसिटी बाय टाइम की जरूरत नहीं आई थी, है ना। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, और ये वही है बेसिकली। देखो इंस्टेंटेनियस लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी उसी से डिनोट करते हैं। तो माइनस डी ई बाई डी टी, यहाँ पे हमारी फोर्स है आर एम एक्स डॉट, तो अगर हम आर एम एक्स डॉट को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज एक्स डॉट, तो आ जाएगा आर एम एक्स डॉट का स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन है ना, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत? हाउ वी गॉट दिस आर एम एक्स डॉट का स्क्वायर? अदर स्टूडेंट्स? इस एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत है तो बोलो कि आर एम एक्स डॉट स्क्वायर कैसे आया? सबको समझ आया कैसे आया, एंड व्हाट इज दिस पी? सर आर एम एक्स स्क्वायर कैसे है? हाँ यार इतनी देर से यही तो पूछ रहा हूँ मैं, समझ नहीं आया तो बोलो। हाँ ये आर एम एक्स डॉट का स्क्वायर है। कॉपी पेन है तो, कॉपी पेन है तुम्हारे पास? यस सर। ठीक है, उस पर लिखो फोर्स इंटू वेलोसिटी एफ इंटू वी। हाँ सर। लिखा? अब देखो फोर्स यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स है आर एम एक्स डॉट, क्योंकि डैम्प मोशन है, रिटार्डिंग फोर्स होगी। फोर्स की जगह लिख दो आर एम एक्स डॉट। सर हाँ सर।
और क्या वैल ये वाला फॉर्मूला वो हाफ mv स्क्वायर वाला फॉर्मूला से कनेक्टेड है? यहाँ से निकाल सकते हो तुम, पर ये कनेक्टेड नहीं है। अभी इनसे हम इक्वेशन निकालेंगे, अभी देखो ना, ये मतलब इन दोनों इक्वेशन से, मतलब ये जो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी और एनर्जी रिलेशन है, इनसे हम एक स्टेप पे आएंगे, अभी देखते हैं ना। तो हाँ आदर्श, आर एम एक्स डॉट लिख लिया तुमने फोर्स की जगह? जी सर। अब वेलोसिटी की जगह एक्स डॉट लिख दो, एक्स डॉट यानी डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होती है ना। ओ हाँ ठीक है सर। अभी आ गया? बाकियों को क्लियर है? किसी को भी क्लियर नहीं है तो पूछ लो अभी, मतलब अभी रोक के पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंकिता, प्रज्ञा, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, हाँ भाई सुरेश। क्लियर है, लेकिन अब ठीक से देखना पड़ेगा तो फिर और क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक से अगर एक और बार देख लेता देख, पावर इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। ठीक है, अब देखो हमने डी ई बाई डी टी एक तरीके से निकाला, बट वी हैव अदर एक्सप्रेशन ऑफ ई ऑल्सो। इससे भी हम डी ई बाई डी टी निकाल सकते हैं। अब इस वाला जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो जब इसका डी ई बाई डी टी करेंगे तो ये हो जाएगा एम 2m एक्स डॉट एक्स डबल डॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी m एक्स डॉट एक्स डबल डॉट, और ये सेकंड टर्म का करोगे तो हो जाएगा 2s एक्स एक्स डॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा s एक्स एक्स डॉट। ये हो गया डी ई बाई डी टी। अब ये डी ई बाई डी टी में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि डेरिवेटिव में मान के चलता हूँ तुम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक भूल चुके होगे। सेकंड वाला समझिए, एस वाला। सेकंड वाला नहीं समझ आया, फर्स्ट वाला आ गया m एक्स डॉट एक्स डबल डॉट। इसको ये रहा हाफ एस एक्स स्क्वायर, इसको लिखो और इसका डी बाई डी टी करो अपनी कॉपी में ना। तो जब डी बाई डी टी करोगे हाफ कांस्टेंट एस कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा और डी एक्स बाई डी टी, 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा एस एक्स एक्स डॉट। चेन रूल कहते हैं ना इसको, है ना, जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक डेरिवेटिव चलता रहता है। आगे समझ? ओके, अदर स्टूडेंट, ये इन दोनों में से किसी भी स्टेप में, ये एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट और एस एक्स एक्स डॉट, इन दोनों में से किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं है? तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे दो डी ई बाई डी टी के एक्सप्रेशन है इनको इक्वेट कर दो। डी ई बाई डी टी की जगह ये पुट कर दो, ये आ गया हमारा माइनस एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट माइनस एस एक्स एक्स डॉट इज इक्वल टू आर एम एक्स डॉट स्क्वायर। वी कैन टेक दिस बोथ टर्म्स ऑन द अपोजिट साइड एंड इक्वेट इट इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया, दिस एक्सप्रेशन, ये इक्वेशंस, इससे कुछ याद आ रहा है क्या था? ये एम एक्स डबल डॉट प्लस आर एम एक्स डॉट प्लस एस ऑफ एक्स, ये क्या था, कोई बताएगा? Sir, that first equation that you were asking. बिल्कुल बिल्कुल सही। द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड द डैम्ड हार्मोनिक, सी दिस वन, ये देखो, ये था ना, दिस वन एक्स डबल डॉट, अगर इसको तुम m से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज m एक्स डबल डॉट आर एम एस एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड ओवर ऑल mathematics and all derivations, and we are getting the same expression through the energy loss expression। ठीक है, तो ये भी पेपर में कई बार पूछ सकते हैं कि ड्राइव द डैम्ड हार्मोनिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द एनर्जी एक्सप्रेशन और एनर्जी रिलेशन और इंस्टेंटेनियस लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, यस सर। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए एंड, इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या कहते हैं। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है? इफ एक्स नॉट एक्स1 एंड एक्स एन बी द सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट ऑन द सेम साइड ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम के सेम साइड पे डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं, एम्पलीट्यूड कह लो या
एक्स नॉट है पहला, दूसरा x1 हो गया, तीसरा x2 हो गया, चौथा x4 हो गया, इसी तरह xn तक हम काउंट करते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर डेल्टा, इसको हम डेल्टा कहते हैं, ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं x0 अपॉन x1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, मतलब दो सक्सेसिव जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है उनका रेशो। ठीक है। यस अब मान लो तुम्हें, अब तुम इनको मल्टीप्लाई कर दो अगर, क्योंकि ये सारे सब पे कॉपी पेन है। ठीक है, लिखो x0 अपॉन x1 इंटू x1 अपॉन x2 इंटू x2 अपॉन x3 इंटू फिर डॉट डॉट सिंबल, लास्ट टर्म लिखो xn माइनस 1 अपॉन xn, मल्टीप्लाई करना है। लिखा सबने? यस सर। ठीक है, अब बताओ इससे क्या आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, कोई बता सकता है? सर 1/n तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं। 1/n है ही कहाँ? x0 by xn। हाँ x0 बाई xn तो आएगा बिल्कुल सही, क्योंकि x1 x1 x2 x2 कट जाएगा, पर x0 बाई xn किसके इक्वल आएगा? वो डेल्टा के डेल्टा के नहीं, मतलब नहीं, डेल्टा e टू दी पावर n डेल्टा। हाँ देखो, पहली टर्म जो हमने लिखी x0 अपॉन x1 ये भी e की पावर डेल्टा है, सेकंड टर्म जो हमने लिखी x1 अपॉन x2 ये भी e की पावर डेल्टा है, थर्ड टर्म जो हमने लिखी x2 अपॉन x3 वो भी e की पावर डेल्टा है, इसी तरह लास्ट टर्म भी e की पावर डेल्टा, यानी n टर्म्स हो गई e की पावर डेल्टा n टाइम्स हो गया। तो और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, यस सर। तो ये हो जाएगा e की पावर n टाइम्स ऑफ डेल्टा। दिस इज हाउ वी गॉट दिस, e की पावर n टाइम्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू x0 अपॉन xn। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी कि अभी हाउ वी गॉट दिस e की पावर n डेल्टा इज इक्वल टू x0 अपॉन xn। किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लो, एक एक स्टेप तुम्हें पूरा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें परेशान करेंगी बाद में जब खुद से पढ़ने बैठोगे तो। एनीवन, किसी को कोई भी दिक्कत है? हाँ वही तो पूछ लो, कितनी भी बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो टर्म्स है ना, ये जिसको मैंने इक्वल में लिखा हुआ है, दिस ऑल x0 अपॉन x1 x1 अपॉन x2, इन सबको इक्वल में लिखने की वजह मल्टीप्लाई करो, अपनी कॉपी में लिख के मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x1 x1 से कट जाएगा, x2 x2 से कट जाएगा, x3 x3 से, इसी तरह सारे कट जाएंगे, ओनली टू, एक x0 और एक xn, ये ऐसे हैं जो किसी से कैंसिल नहीं होंगे, रह जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी विल गेट x0 अपॉन xn। ठीक है ना, यस सर। ये राइट हैंड साइड x0 अपॉन xn। अब क्वेश्चन है कि हाउ वी गॉट दिस e की पावर n डेल्टा। अब हमने जितनी भी टर्म को मल्टीप्लाई किया, दोज ऑल टर्म्स आर इक्वल टू e की पावर डेल्टा, सो यू कैन मल्टीप्लाई e की पावर डेल्टा n टाइम्स। और क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस, हाँ बोलो, कुछ बोलो। नहीं समझ गया है ना, प्लस में चला गया। हाँ तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो e की पावर डेल्टा इंटू n, सो हो जाएगा e की पावर n टाइम्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन। यस अब दोनों साइड लॉग ले लो तो दिस एक्सपोनेंशियल विल गोज, दिस विल बी ln x0 अपॉन xn एंड 1/n नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/n ln x0 अपॉन xn। दिस इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सबको हाउ वी गॉट दिस लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट? यस सर। ओके, सर वो लास्ट स्टेप में समझ में डेल्टा दिस वन। अच्छा ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, e की पावर n डेल्टा इज इक्वल टू x0 अपॉन xn। इसको लिखो जस्ट। यस सर। लिख लिया? दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग मीन्स नेचुरल लॉग ln। अब बताओ मुझे LHS में क्या आ रहा है और RHS में क्या आ रहा है? लॉग नहीं आता सर। अरे लॉग लेना नहीं आता?
लेफ्ट साइड में इन डेल्टा अच्छा सुनो, एक एक स्टेप मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करो। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एल एन एक्सपोनेंशियल पावर एन डेल्टा, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा एल एन एक्स नॉट अपॉन एक्स एन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इन डेल्टा हो जाएगा। ये लिखा आदर्श? हाँ सर, और राइट। हाँ भाई आदर्श लिखा कि नहीं? हाँ सर। अब देखो log ऑफ x की पावर n जब होता है तो n आगे आ जाता है, तो n डेल्टा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा n डेल्टा एल एन ई इज इक्वल टू एल एन एक्स नॉट अपॉन एक्स एन। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का log 1 होता है, तो ये गया। सो n टाइम्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एल एन एक्स नॉट अपॉन एक्स एन, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाय n एल एन एक्स नॉट अपॉन एक्स एन। अरे मुझे लगा था कि तुम लोगों को ना log आता होगा, इसलिए मैंने बीच के 2 स्टेप स्किप कर दिए थे। अभी समझ आ गया आदर्श? सर लॉग का मतलब पूरा ही आता है, जब ई को एल एन में कन्वर्ट करना होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। अच्छा अच्छा, बस ये समझ लो जिस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, एक जगह से डिफरेंशिएशन हटेगा दूसरी जगह इंटीग्रेशन जाएगा, इसी तरह एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक साइड से ई हटता है तो दूसरी साइड लॉग लगता है, दैट्स इट, क्योंकि लॉग ऑफ ई 1 होता है। अभी समझिए? ठीक है ना? और किसी को कोई दिक्कत? पूछो, नहीं है तो ठीक है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हो गया। अब लास्ट है इवोल्यूशन ऑफ ए एंड ओमेगा नॉट। ये बेसिकली कुछ है नहीं, जस्ट एक मतलब ये नहीं भी बताऊंगा तो भी तुम लोग एक से दूसरी टर्म निकाल सकते हो। इफ यू हैव वन टर्म यू कैन कैलकुलेट द अदर। द रेशियो ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द सेम साइड ऑफ जीरो पोजीशन, ये हम अभी पढ़ के आए हैं, ई की पावर डेल्टा है ना। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑन द बोथ साइड, यही था ना, रेशियो ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द सेम साइड। तो x0 अपॉन xn, xn मैक्सिमम है ना और ये मिनिमम है तो मैक्सिमम हो गया है ना। ये e की पावर डेल्टा, इसको हम e की पावर a टाइम्स ऑफ t भी लिख सकते हैं, और यहाँ से तुम्हारा a आ जाएगा डेल्टा बाय t। अब यहाँ से a हमको पता है Rm/2m है, और ये एक, अच्छा मैंने एक होमवर्क और दिया था, मेरे को एक्सप्रेशन देख के याद आ रहा है, कुछ दिया था क्या कि हाउ वी गॉट द टाइम पीरियड करके। सर a I think 2m/rm, a इज इक्वल टू Rm/2m है, a 2m/rm है। 2m/rm। नहीं Rm/2m होगा। ओह अच्छा, नो नो सर, Rm/2 है ना, Rm/2m होगा, ठीक है। तो यहाँ से a आ गया हमारा डेल्टा बाई टी, और a होता है Rm/2m। तो और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है 2π/√ω0² माइनस a स्क्वायर। तो देखो इस एक्सप्रेशन में t तो यहाँ से आ जाएगा, इफ़ यू हैव a यू कैन कैलकुलेट t। तो यहाँ से t आ गया, a है तो तुम कोई ω0 निकाल सकते हो। देयर आर 3 टर्म्स t, ω0 एंड a। इफ़ यू नो 2 यू कैन कैलकुलेट द थर्ड वन, दैट्स इट। a तो यहाँ से निकाल लोगे इफ़ यू हैव टाइम पीरियड एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अगर एम्पलीट्यूड का रेशो है तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आ जाएगा, टाइम पीरियड तुम्हारे पास होगा, a की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत। इवन a यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम मास एंड rm ऑल्सो। अगर तुमको मास ऑफ पार्टिकल गिवन है और डैम्पिंग कांस्टेंट गिवन है तो भी तुम a निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है a की वैल्यू हमेशा डायरेक्ट ही गिवन होगी, ये एकदम दिमाग में डाल लो। मैं टेस्ट में क्वेश्चन भी दूंगा तो it's not necessary that every time a will be given directly. Sometime you have the value of m and rm and you need to calculate the a, so you need to remember this Rm/2m every time, ठीक है। ठीक है सर, बट मेरा क्वेश्चन है इसकी बार AT क्यों आया, मतलब हाँ ठीक है, किसने पूछा? टू दी पावर, माफी दो, ठीक है। देखो ये थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यों आए के बाद भी तुम कुछ बोल रहे थे ना, बात पूरी कर लो पहले, मैंने सुना नहीं। हाँ सर, तुम क्यों आया तो ठीक है, उसके बाद भी तुम कुछ बोल रहे थे ना, कुछ और पूछ रहे थे क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है।
तो ये देखो, ये फिगर दिख रहा है तुम्हें, ये जो मैं कॉपी पे बना रखा है, मान लो एम्पलीट्यूड वाइज x0, x1, xn, अगर हम t टाइम्स के बाद देखते हैं, मतलब t इसका टाइम पीरियड है और t टाइम के बाद हम देखते हैं, तो हम मान के चलते हैं t साइकिल पूरी हो चुकी है हमारे मोशन की, तो उसको a से मल्टी, a हमारा हम पता ही है a एक कांस्टेंट है जिसको हम लेके आ रहे हैं, जिसके तो a टाइम्स ऑफ t बेसिकली इज इक्वल टू लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। माफी, समझ आया? थोड़ा थोड़ा है। चलो एक बार ट्राई करना, ना समझ आए तो फिर से पूछ लेना, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा डैम्ड हार्मोनिक मोशन का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, डेरिवेशन, एक्सप्रेशन, एवरीथिंग। किसी को कोई भी दिक्कत है डैम्ड हार्मोनिक में तो बताओ। इसके बाद अगला है तुम्हारा फोर्स्ड वाइब्रेशन या फोर्स्ड हार्मोनिक मोशन। तो किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, फिर मैं फोर्स पे आ जाऊँगा। तो ये सारा डेरिवेटिव ही चलेगा मतलब? हाँ इसमें मोस्टली, mathematical part ही। हाँ इसमें मोस्टली मैथमेटिकल पार्ट है। कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी तुम टेस्ट दोगे तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में दूंगा, वो तुम करते रहना। बाकी पेपर में से एक डेरिवेशन तो जरूर आएगी, मतलब एक तो मान के चलो, चाहे डैम्ड वाली चाहे फोर्स्ड वाली या चॉइस, दोनों में एक तो पूरी डेरिवेशन करने को आएगी पेपर में। सर हाँ बोलो। आईएमसी जो एग्जाम है ना, हाँ हाँ, उस एग्जाम के लिए कोई भी मार्क्स है? कोई मार्क्स है फाइनल में? हाँ हाँ, मतलब आईएमसी में मतलब जो एडमिशन दे रहा हूँ, एडमिशन के लिए कोई भी मार्क्स फाइनल में ऐड होगा क्या? यार ये मेरे को पता नहीं है होता है कि नहीं, शायद होता है कुछ उसका परसेंटेज। किसी और स्टूडेंट को पता है क्या? तो कुछ टीचर्स पता नहीं, श्योर नहीं है। अच्छा। नहीं होता, कुछ कहता है। अंकिता तुम्हें पता है क्या बेटा? टीचर्स को भी नहीं होता सर कुछ क्या teachers- सर? हाँ तुम क्या बोल रहे हो सूरज? नो सर आई डोंट। नहीं पता अंकिता को भी। हाँ सूरज तुम बोलो। क्या बोलना चाहो मुझे समझ में नहीं आया सर। क्या ये बोल रहे हो? क्वेश्चन ये है कि जो IIM-CRP पे तुम लोग टेस्ट देते हो उसके कुछ मार्क्स होते हैं, तो वो मार्क्स फाइनल में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पता नहीं, वही तो पता नहीं कोई। ठीक है, अभी तुम्हें पता है क्या? बार बार म्यूट कर रहा है मुझे। हाँ मैं भी यही देख रहा था, अभी तुम्हें म्यूट कर रहा है बार बार। अभी तुम्हें पता है क्या? सर कुछ टीचर्स बोलते हैं कि मतलब होते हैं थोड़ा सा परसेंटेज मतलब। ठीक है ठीक है, मेरे में तो शायद तुम लोगों के मैक्सिमम के पूरे मार्क्स आते हैं। मुझे लगता है मेरे लॉगिन में शायद कोई दिक्कत है, शुरू में तो एक आधा क्वेश्चन किसी का गलत होता है, पर जब वो एक्सेप्ट करता है तो शायद सबके मार्क्स वो अपने आप से ठीक कर देता है, और मैंने कंप्लेन करी नहीं। तो ये बहुत सही चीज है। सही तो है। और मैंने सही है। कंप्लेन करी नहीं, तो वो ऐसे ही चल रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, आप अभी सही है। हॉस्टल में है क्या? क्या कह रहे हो? आप तो अभी हॉस्टल में है ना? नहीं अभी तो गेस्ट हाउस में हूँ, हॉस्टल अभी अलॉट नहीं हुआ, कह रहे हैं खाली नहीं है, वेट कर रहे हैं। ठीक है, लग रहा है? ठीक ही लग रहा है यार, ठीक ही लग रहा है। आओ आओ तुम लोग भी आओ, तुम्हें पता चलेगा। तो अब आ जाते हैं अगला। मैं और नहीं हो जा रहे वहाँ पे आप? हाँ मुझे लग रहा है जनवरी में जाऊंगा। हाँ बोर तो हो जाओगे यार, मतलब तुम लोगों का तो ग्रुप होगा, तुम क्यों बोर हो गए यार, इतने सारे स्टूडेंट्स हो आपस में। आपकी बात है। हाँ मैं तो थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, जानता भी नहीं ज़्यादा किसी को, पर ठीक है टाइम कट, मतलब मेरे को आदत है थोड़ा ऐसे रहने की, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। तो अगला है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। देखो सर ठंडी कहाँ ज्यादा है, दिल्ली में या जयपुर में? कहाँ ठंडी ज्यादा है? यार जब दिल्ली से आया था तब जयपुर में ज़्यादा थी, पर अभी सुनने में आ रहा है दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर यहाँ भी काफ़ी ठंडे, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में है ना, तो यहाँ भी चारों तरफ ट्रीज हैं, कुछ होता तो है नहीं, तो सिटी से टेम्परेचर 2-3 डिग्री डाउन ही होगा यहाँ पे, ये मान के चलो। और रात में सुबह तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अब आ जाते हैं फोर्स वाइब्रेशन पे। देखो सबसे पहले थी सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर था डैम्प। तो सिंपल हार्मोनिक से डैम्प पे हम क्यों आए थे? क्योंकि कोई भी जो ऑसिलेशन या मोशन एग्जिस्ट करती है स्टैंडर्ड नहीं, मतलब ऐसी नहीं होती जिसमें डैम्पिंग ना हो, डैम्पिंग होती है। अब हम फोर्स पे इसलिए आते हैं क्योंकि मान लो डैम्प हो रही है हमारी मोशन, और कुछ केसेस में हम चाहते हैं डैम्प्ड ना हो, तो हम क्या करेंगे, उस पर बाहर से हम फोर्स लगाएंगे। बाहर से हम फोर्स लगाएंगे ताकि
वो हमारी जो मोशन है वो ऐसी चलती रहे। तो कोई मेरे को बता सकता है जो हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, द फोर्स विच यू पुट फ्रॉम आउटसाइड, किस तरीके की फोर्स होनी चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? सर और एक बार बताइए। ये कह रहा हूँ जैसे डैम्पिंग हो रही है ना, assume that you have a simple harmonic motion. Simple harmonic motion means motion in terms of sine and cos, periodic motion, ठीक है? Now it is get damped due to damping force which is proportional to velocity that we already saw in the previous case. So our force is our motion is getting damped. We need to continue the motion. We need to apply force from outside so that our motion will not get damped. मतलब कंटिन्यू हमारे मोशन चलती रहे, हम ऐसा चाहिए, तो हमें बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी, ये तो फिक्स है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो फोर्स किस फॉर्म में होनी चाहिए, क्या तुम लोग बता सकते हो? कुछ आइडिया है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मींस बेटा ये समझ नहीं आया मेरे को। नहीं वो गलत है। एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। एक्सेलरेशन देना पड़े, ऑब्वियसली फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन दे रहे हैं, वो तो मतलब वही मैंने पूछा ना, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि वो फोर्स किस फॉर्म में होनी चाहिए, कोई थोड़ा सा आइडिया किसी को? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होनी चाहिए या कोई मोमेंटम ट्रांसफर, कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए, मोमेंटम ट्रांसफर फॉर्म में होना चाहिए, ये किसने बोला? नहीं सर, एक्सपोनेंशियल में होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल में होना चाहिए। क्यों? एक्सपोनेंशियल में देंगे तो फिर से रिटार्ड हो जाएगा ना एक स्टेज पे जाके, है ना? या कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करें हमने, मान लो 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी, तो जस्ट एक बार ही अप्लाई कर पाएगा। ये, हाँ ये अभी कोई बोला, कौन बोला? फिर से बोलो। आदर्श। आदर्श कैसे अप्लाई करेंगे? पीरियडिकली। पीरियडिकली क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि अगर मतलब पीरियडिकली उसका डैम्प्ड भी होते जाएगा ना। बिल्कुल सही, ये एकदम सही आंसर है। देखो हमारा पीरियडिक मोशन था और उसका पीरियडिक मोशन ही डैम्प्ड हो रहा है। ये एक चीज़ मैंने गलत लिख दी है, रिटार्डिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, यहाँ मैंने दोनों में डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, रिटार्डिंग फोर्स हमारा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी वजह से हमारी मोशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है, डाइज आउट हो जाती है, ठीक है? अब पीरियडिक मोशन ही डिके हो रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमें उस मोशन को कंटिन्यू रखना है, तो इट इज़ नेसेसरी कि जो हम बाहर से फोर्सिंग करेंगे वो भी पीरियडिक फॉर्म में हो, तभी तो हमारी पीरियडिक जो मोशन है वो कंटिन्यू चलेगी ना। मान लो मैं कांस्टेंट फोर्स लगा दूं उस पर 50 न्यूटन, तो ये तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया जो थोड़ी देर तक काम करेगा, है कि नहीं? जितनी देर के बाद वो फोर्स अपना काम खत्म करेगी, हमारी मोशन फिर से खत्म हो जाएगी, फिर से डैम्ड हो जाएगी, ठीक है? इसी तरह जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह रहे हो तुम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगाओगे तो भी एक स्टेज पे मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म की दो टर्म्स होती हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका कॉस साइन दोनों पार्ट होता है। तो क्योंकि हम पीरियडिक फोर्स को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हम पीरियडिक फॉर्म में फोर्स अप्लाई करेंगे इस तरीके से। देखो, इफ वी अप्लाई पीरियडिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी देन द मोशन कैन बी मेंटेन्ड। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। पहले सबसे पहले हमारी इक्वेशन मोशन बहुत सिंपल थी, न्यूटन लॉ इज इक्वल टू हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। फिर एक नई टर्म हमने ऐड करी जो थी डैम्पिंग फोर्स। अब उसको मेंटेन करने के लिए देखो ये दिस इज नेगेटिव, यहाँ पे हमें ऐड करना है, हमें फोर्स देनी है, तो ये अप्लाइड फोर्स है एफ कॉस ओमेगा टी। कॉस की जगह साइन भी हो सकता है, कॉस जरूरी नहीं है, ठीक है? सो अब ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस आर एम एक्स डॉट माइनस एस एक्स प्लस एफ कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा इसका हमारा फ्रिक्वेंसी हो गई, एफ एम्पलीट्यूड हो गया फोर्स का। ये समझ आया सबको क्यों हमने पीरियडिक फोर्स अप्लाई की? फिर एक बार पीरियडिक फोर्स का फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे? पीरियडिक फोर्सिंग यही तो है, पीरियडिक फोर्स एफ कॉस ओमेगा टी, दिस इज पीरियडिक। देखो अगर इसमें से तुम कॉस ओमेगा टी हटा दो तो कांस्टेंट फोर्स है, एफ इज कांस्टेंट नंबर, एक स्टेज के बाद वापस डिके हो जाएगा। अगर हमें कहीं भी पीरियडिक चाहिए कुछ चीज तो इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस, ओनली साइन एंड कॉस। टैन भी नहीं हो सकता, टैन पीरियडिक नहीं होता, तुम लोगों को पता है ना, टैन पीरियडिक नहीं होता। यस। हाँ, तो पीरियडिक फोर्सिंग हमको करनी है, पीरियडिक फोर्स अप्लाई करनी है, तो इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। सो या तो कॉस होगा या साइन होगा, यहाँ पे हमने कॉस की टर्म में ले लिया, तो ये हमारी पीरियडिक फोर्सिंग हो गई
अब ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन बन गया, एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस आर एम एक्स डॉट माइनस एस एक्स प्लस एफ कॉस ओमेगा टी। अब हमको ये नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट ऑल द थिंग्स विच वी गॉट इन द प्रीवियस केस। तो इस केस में और पिछले केस में देखो एक छोटा सा डिफरेंस हो जाएगा। तुम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ लिया मैथ्स में, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में, व्हाट आर पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड व्हाट आर जनरल सॉल्यूशन पढ़ लिया? सर जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ा था। हाँ वही एक ही बात है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो देखो अब अगर तुम इन दोनों टर्म्स को उठा के दूसरी साइड ले जाओ, दिस आर एम एक्स डॉट और एस एक्स, तो ये हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट प्लस आर एम एक्स प्लस एस एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ओमेगा टी। तो एक इक्वेशन तो हम ये सॉल्व करेंगे, पर जब इसको सॉल्व करके हम आंसर लेंगे दैट इज नॉट अ फाइनल आंसर बिकॉज इट्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वी नीड टू पुट एड अप द जनरल सॉल्यूशन ऑल्सो। और जनरल सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? जब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वो डैम्ड वाला केस हो जाएगा। तो जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा देखो, ये देखो, ये देखो, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। देख रहे हो, दिस टर्म वी आर गेटिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये देखो फर्स्ट टर्म हमने ऐड कर दी एंड दिस वी आर गेटिंग थ्रू द प्रीवियस केस विच इज डैम्ड सॉल्यूशन। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा जो हमें इसमें ऐड करना है। ये पॉइंट समझ आया? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, वो तो अगली क्लास में बताऊंगा। और ये समझ आया कि since why we are applying the periodic forcing and why there are two solutions, general solution and particular solution. We need to add both to get the final answer in the case of force vibration. ये क्लियर है सबको? यस नो सर। यस नो सर, किस कहीं से नो सर आया? ऐड क्यों करना पड़ेगा दोनों को? आदर्श तुम पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ, तो मैथ्स में नहीं करते क्या ऐसे कि जब हम किसी का जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोनों को ऐड ही तो करते हैं नहीं? आप जनरल में पार्टिकुलर भी तो इंक्लूडेड होता है। पर अगर हमने अलग से जनरल निकाला तो पर्टिकुलर कैसे आएगा? हर केस में नहीं होता। अगर हम इसको अलग से जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, जैसे हमने डैम्ड के केस में किया, तो उसमें पर्टिकुलर तो आया ही नहीं ना। पर्टिकुलर निकालने के लिए हमको उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। यस सर। तो दोनों को ऐड करेंगे फिर, ठीक है? और किसी को कोई डाउट? एनीवन? सॉल्व पर्टिकुलर का मतलब वही ना कि मतलब उस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हम बात करें उसी फोर्स, मतलब जनरल उसी में हम वैल्यू पॉइंट्स डाल के हम निकालेंगे, वही तो पर्टिकुलर। नहीं, पर्टिकुलर ऐसे नहीं होता। ये किसने सर मीनिंग मेरा मतलब क्या नहीं है पर्टिकुलर का मतलब? पर्टिकुलर मीन्स हमने कोई एक्सटर्नल टर्म दी और उसके बाद उसको किसी पर्टिकुलर स्टेज पे उसका सॉल्यूशन निकाला। जैसे ये देख लो, जैसे हमारे ये देखो, मैं एक चीज दिखा दूंगा। ये हमारी डैम्ड, एक तो जनरल हो गया जो हाँ जनरलाइज्ड। देखो ये डैम्ड इक्वेशन है, ठीक है? दिस इज जनरलाइज्ड। अब हम अगर जीरो की जगह कोई भी चीज एक्सटर्नली पुट करेंगे, जैसे मैं पीरियडिक कर रहा हूँ या एक्सपोनेंशियल, तो तब जो सॉल्यूशन आएगा वो उस पर्टिकुलर केस का सॉल्यूशन है, समझ रहे हो? बट अब इसमें जनरल ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि सम टाइम इट मे बी पॉसिबल, ये जीरो भी तो हो सकता है, ये जीरो भी तो हो सकता है, तो हमें दोनों केस कंसीडर करके चलना पड़ेगा ना। तो वो सॉल्यूशन हमको ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्या हो सकता है फोर्स का एम्पलीट्यूड जीरो हो या ओमेगा इंटू टी 90 हो जाए, तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तब ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो तुम देखो एट दैट टाइम दिस पर्टिकुलर केस विल स्विच टू दिस प्रीवियस केस, डैम्ड हार्मोनिक मोशन। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन तो जीरो हो जाएगा, पर वो जीरो तो हमको चाहिए नहीं। उस केस में हमें पिछला वाला सॉल्यूशन भी तो चाहिए। आदर्श अभी समझ आ रहा है? आदर्श समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, यस सर। है ना कि देखो ये वाली जो टर्म हमने पीरियडिक फोर्सिंग अप्लाई की है, किसी पर्टिकुलर स्टेज पे पीरियडिक फोर्सिंग जीरो भी तो हो सकती है, और ये जैसी जीरो होगी वैसी हम पिछले केस पे आ गए। तो हमें इस बात को ध्यान में रख के सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि जब ये टर्म जीरो हो तो हमारा सॉल्यूशन जीरो ना हो, क्योंकि वो ट्रू नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू।
पिछले केस में हम देख चुके हैं कि वो 0 के इक्वल होता है। एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन, 3 डिफरेंट केस, लो डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, तो वो सॉल्यूशन को कंसीडर करें, इसलिए हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। यस सर। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। किसी कुछ पूछना है?